और हमारे साथ एक साधु बाबा है और ये अकेले प्रोटेस्ट। नहीं, सवाल लिपि का नहीं है। सवाल जो है, सवाल तो उसका विरोध फ्रेडरिक जॉन शोर ने किया पहला, फिर पिंकॉर्ट आए, फिर ग्रीव्स आए, 1804 अमृत महोत्सव है। और बिना हिंदी के कोई अमृत महोत्सव नहीं हो सकता। फिर बिना हिंदी दौड़ चल रहा है और हवा के अंदर नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूँ जंतर मंतर पे दिल्ली के अंदर और मेरे पीछे एक प्रोटेस्ट है जो 14 तारीख को जगह 18 तारीख को ऐतिहासिक दिन बताया जाए। वो क्या चीज़ है, मैं थोड़ा बैनर में पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए, राष्ट्रीय हिंदी, सामने मेरे बोर्ड है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, गैर ऐतिहासिक दिवस 14 सितंबर और ऐतिहासिक दिवस 18 अप्रैल। राष्ट्रीय हिंदी दिवस से बनाए, इतिहास समर्थित जिसको पाए। और हमारे साथ एक साधु बाबा है और ये अकेले प्रोटेस्ट में बैठे हैं और मथुरा से आए और काफ़ी सीनियर व्यक्ति है। पूछते हैं उनसे, सर आप यहाँ पे जंतर मंतर पे अकेले बैठे हो, इस आपकी उम्र के हिसाब से आपको घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। आप एक बैनर लगा के और आप मथुरा से इतनी दूर दिल्ली में आए हो, किस उद्देश्य से आए हो आप यहाँ पे? आपका क्या उद्देश्य आने का? अब जिस आश्रम में अभी हम हैं, इसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और शास्त्र के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में आने के बाद में समाज सेवा और देश सेवा, यही दो कार्य होते हैं। वामपंथ क्या होता है? ये 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम होते हैं ना जीवन के। जैसे ब्रह्मचर्य है, फिर उसके बाद में गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास आता है। पूरे जीवन के काल को शास्त्र में 4 भागों में विभाजित किया गया। तो तीसरा काल जो वानप्रस्थ काल कहलाता है, जब आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से जब आप निपट जाते हैं, फिर आपको वन की ओर आपको मुड़ना पड़ता है, इस बजाय समाज के वन की ओर जाना होता है। वन का मतलब है कि अब आप जो है परिवार के विषय में कम सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, अब आप समाज के बारे में, देश के बारे में, धर्म के बारे में विचार करेंगे। तो वानप्रस्थ आश्रम में होने के नाते ये हमारा दायित्व, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य है कि हम जो है कम से कम जो इस देश के लिए, समाज के लिए कर सकते हैं वो करें। उसमें सबसे बड़ी खामी जो आ रही है वो भारत में नेशनलिज्म की, जो राष्ट्रीयता जो है उसकी जो है बहुत बड़ी खामी आ रही है। क्योंकि 75 साल तो हो गए, अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। कल अमृत काल में भी हम प्रवेश कर जाएंगे, और भी अच्छी बात है। दुनिया में टॉप पे हो जाएंगे, और भी अच्छी बात है। लेकिन 75 सालों तक भारत गूंगा है। क्यों? क्योंकि उसके पास में उसकी राष्ट्रभाषा नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था, जिस देश के पास में उसकी राष्ट्रभाषा नहीं होती वो गूंगा होता है। तो 75 साल से हमारा देश गूंगा है, फिर हम अमृत महोत्सव कैसे मनाएंगे? राष्ट्रभाषा कौन सी जो आप जिसको आप आगे बढ़ा रहे हो? राष्ट्रभाषा वो होती है जिसमें सारे सरकारी कामकाज उस भाषा में होते हैं, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और 47 से लेकर के 2022 तक हमारे पास संवैधानिक रूप से कोई राष्ट्रभाषा अब तक नहीं आई है। उसके पहले अंग्रेजी हुआ करती थी और 1837 अंग्रेजी तो आज भी, आप अगर कोई भी सामान उठा कर देखोगे तो उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है। और मेडिकल क्या पढ़ेगा तो उसमें इंग्लिश में होती है, जे की इंग्लिश में होता है। आजकल तो दिल्ली सरकार ने भी सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम चालू कर दिया, क्योंकि इंग्लिश के बगैर तो पूरे दुनिया के अंदर है, कुछ हो ही नहीं सकता ये ना। भ्रम है, कोई भाषा भी हो, अगर उस भाषा, अंग्रेजी की एक स्थिति ऐसी थी कि उसको लंदन में कुली और मजदूर सिर्फ बोला करते थे, अच्छी भाषा नहीं मानी जाती थी। और वहाँ पर लैटिन बहुत अच्छी भाषा होती थी, जो जिसको बोल करके उसमें साहित्य किताबें लिख करके लोग बड़े गर्व के साथ में सीना फुला के चलते थे कि हमने लैटिन में लिखा है, लैटिन में बोला है। जैसे आप संस्कृत में बात करें तो और श्रेष्ठ माने जाएंगे। अंग्रेजी की लंदन में ये स्थिति थी पहले। वो अंग्रेजी जब भारत में आई तो वो बड़ी दरिद्र स्थिति में थी। वो अंग्रेजी ना फारसी से मुकाबला कर सकती थी, ना हिंदी से मुकाबला कर सकती थी। 1837 से पहले फारसी जो है वो इस देश की सरकारी कामकाज की भाषा हुआ करती थी। और उस समय जब अंग्रेजी बहुत दयनीय स्थिति में थी, तो सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में कहा था कि हम जब तक अंग्रेजी को फारसी और संस्कृत के और हिंदी के मुकाबले विकसित नहीं कर लेते हैं, तब तक हम जो है इस देश में शासन नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे आप ये बताया कि जो जैसे कि जो थानों के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर जो भाषा यूज होती है, थोड़ा जिसमें उर्दू भी होती है या थोड़ी हिंदी मिक्स होती है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, सवाल लिपि का नहीं है। सवाल जो है, सवाल भाषा का नहीं है, बल्कि लिपि का ये कहिए आप
क्योंकि जो देवनागरी लिपि है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया तो उसने जो अपने सिक्के ढाले थे, उन सिक्कों पे देवनागरी में उन्होंने अपने सिक्कों पे लिखवाया था, देवनागरी जो हिंदी जिसको कहते हैं। और उस ज़माने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता था, उसकी जो मोहर होती थी उस पर देवनागरी यानी हिंदी भाषा में लिखा होता था, सदर दीवानी अदालत की मोहर। और जो वायसराय, जिसको राष्ट्रपति आज कहते हैं ना, इसको वायसराय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसकी मोहर पे हिंदी में लिखा होता था कि सदर दीवानी अदालत की मोहर, और सदर रियासत उसका नाम हुआ करता था मोहर पे। अब आप देखिए, उस ज़माने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था, उसकी मोहर हिंदी में हुआ करती थी, और आज हम सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में एप्लीकेशन नहीं दे सकते। क्यों? उस ज़माने में हम उसकी चीफ जस्टिस की मोहर जो है हिंदी में हुआ करती थी, और आज हम हिंदी में दरख्वास्त नहीं दे सकते, और हम कहते हैं कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है। तो वो जो भाषा, जब वो अंग्रेज़ आए तो उन्होंने जब 1837 में फ़ारसी को सरकारी कामकाज से बाहर किया, तो उन्होंने अंग्रेज़ी को स्थापित किया। अंग्रेज़ी ने वहाँ से जो है बढ़त हासिल की। वो बेटी थी हिंदी की, और बेटी जो है वो आगे बढ़ गई, और माँ जो है बूढ़ी होती चली गई। तो कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से अंग्रेज़ी का विकास करके हमारे सबके दिमाग पे असर डाल दिया है कि इसके बगैर हम जी नहीं सकते, ऐसे हिंदी का विकास 75 वर्षों में हो जाना चाहिए था, उसे राष्ट्रभाषा बन जाना चाहिए था, और वो अब तक नहीं हुआ। ये देश का दुर्भाग्य है। तो और वो क्यों दुर्भाग्य है? क्योंकि हमने हिंदी के इतिहास को, जो उत्तर प्रदेश का वो ज़माना था कि जब 18 अप्रैल 1900 से पहले सरकारी कामकाज उर्दू और अंग्रेज़ी में हुआ करते थे। तो 1837 में जब ये भाषा फ़ारसी भाषा जब सरकारी कामकाज से हटी, तो उसका पहला जो विरोध है ना, भारतीय ने नहीं किया था, उसका पहला विरोध जो है अंग्रेज़ ने किया था। और वो फर्रुखाबाद के जो है डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, फ्रेडरिक जॉन शोर उनका नाम था। 1838 में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जो राजाज्ञा निकली थी कलकत्ता से, उसमें लिखा हुआ था कि अंग्रेज़ी जो है वो सरकारी कामकाज की भाषा होगी पूरे देश में, बाकी स्थानीय स्तर की जो भाषा हैं वहाँ पर, और जो है जो जिस भाषाओं में काम, वहाँ बोलचाल की भाषा है उसमें काम होंगे। तो फ़ारसी वालों ने क्या किया, जबकि उनका तो वहाँ से हटाव हो गया, सरकारी कामकाज से उसे राजभाषा की पद से हटा दिया गया उसको। तो सरकारी कामकाज के लोगों ने क्या किया, जहाँ देवनागरी चलती थी, हिंदी चलती थी, उसका फ़ारसीकरण करना शुरू कर दिया। तो उसका विरोध फ्रेडरिक जॉन शोर ने किया पहला। फिर पिंकॉर्ट आए, फिर ग्रीव्स आए। 1866 में मथुरा के कलेक्टर एफ.एस. ग्राउस, फ्रेडरिक सिल्वन ग्राउस ने उसका विरोध किया, और वो बंगाली रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में छपा। वो मूवमेंट जो अंग्रेज़ों ने शुरू किया हिंदी के लिए, देखिए अभी तक कोई हिंदुस्तानी नहीं आया। फिर जो है ये आपके शिव वर्मा जी, राजा शिव प्रसाद सिंह आए। फिर उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी आए मैदान में, और उन्होंने एक ज्ञापन 2 मार्च 1898 को यूपी के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर पैरल मैकडोनल्ड को दिया था। एक चीज़ है, आप अंग्रेज़ों की बड़ाई कर रहे हो यहाँ पे, अंग्रेज़ों को कह रहे कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हिंदी को बढ़ावा दिया था जब अंग्रेज आए थे, लेकिन यहाँ पे आज की जो सरकार है अंग्रेजों की निशानियों को मिटाती जा रही है। जैसे यहाँ पे जो राजपथ की जगह पे कर्तव्य पथ रख दिया। नहीं, हम अंग्रेजों की बड़ाई नहीं कर रहे, हम तो अंग्रेजों की मजबूरी बताने कि अंग्रेजों ने हिंदी को बढ़ावा दिया था, कोई भारतीय नहीं। मैं कह रहा हूँ ये अंग्रेजों की मजबूरी थी, क्योंकि अंग्रेजी दरिद्र थी। उस दरिद्र अंग्रेजी को उनको समृद्ध करना था, तो उसके लिए उन्होंने जो है हिंदी का सहारा लिया। ये कह रहा हूँ मैं, ये हिंदी की समृद्धि थी कि हिंदी के आधार पर अंग्रेजी का विकास किया गया। ये कह रहा हूँ। ये जो बताइए, जो 14 सितंबर गैर ऐतिहासिक दिवस है, और 18 अप्रैल को जो ऐतिहासिक दिवस बनाया गया, तो वही बात मैं पूरी कर रहा था कि जब ये मदन मोहन मालवीय मैदान में आए, तो 2 मार्च 1898 को उन्होंने पैरल मैकडोनल्ड जो एलजी थे यूपी को, उनको ज्ञापन दिया कि इस सूबे की भाषा हिंदी है। यहाँ के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं, और यहाँ पर श्री रामचरितमानस और सूर सागर जैसे महाकाव्य भी इसी भाषा में लिखे गए। जो ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, हिंदी ही है। तो इस तरीके से जब इतना कुछ है, तो यहाँ की सरकारी काम की भाषा जो है वो उर्दू और अंग्रेज़ी क्यों है? इस सवाल का जो है जवाब जो है सरकार को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रस्तुति इस ढंग से की थी। द कोड करेक्टर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन द प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ये करके उनका एक मेमोरेंडम था 104 पेज का, जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित है। उसको ले करके
वो जो बहस जो छिड़ी तो 18 अप्रैल 1900 को सरकार को मजबूर होना पड़ा। और उस समय सरकार नैनीताल में बैठा करती थी, गर्मियों का समय था। तो वहाँ से राजाज्ञा निकली कि आज की तारीख से उत्तर प्रदेश में हिंदी जो सरकारी कामकाज की भाषा होगी। तो ये विजय दिवस है हिंदी का 63 वर्षों के संघर्ष के बाद। फ्रेडरिक जॉन सोर्स लेकर के मदन मोहन मालवीय के बीच का जो संघर्ष है वो इतिहास से उड़ा दिया गया। और तो फिर ये 14 सितंबर किसने बनाया? ये 1949 में ऑफिशियल डे हिंदी का मनाया गया ना, तब से इन्होंने इसी को नेशनल डे मान लिया, जबकि इसकी कोई पुरानी ऐतिहासिकता नहीं है। 26 जनवरी की जैसे ऐतिहासिकता है कि 26 जनवरी को बहुत से कार्य हुए थे और भी, इसलिए संविधान को लागू किया गया। ऐसे हिंदी के भी जो है, हिंदी की भी एक तिथि थी 18 अप्रैल, उसको नज़रअंदाज करके 14 सितंबर को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ये हमारे देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पूरे विश्व को गुमराह किया जा रहा है। हम सिर्फ 14 सितंबर का ही विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो 10 जनवरी जो विश्व हिंदी दिवस होता है उसका भी हम विरोध करते हैं। और हमने मॉरिशस के विश्व हिंदी सम्मेलन में इस बात को रखा था कि भाई ये जो तारीख हम मनाते हैं, पहले इनको हिंदी की जड़ों से जोड़ा जाए। जब तक कोई चीज़ जड़ से कट जाएगी उसका विकास नहीं होगा। हिंदी राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि हम उसकी जड़ें डे बाई डे काटते चले जा रहे हैं। और यही वजह रही कि पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ 1975 में, जनवरी के महीने में हुआ, तो जनवरी जो है 10 जनवरी वो विश्व हिंदी दिवस हो गया। ये कोई बात नहीं। हिंदी के इतिहास को वैसे ही पढ़ाया जाए जैसे संविधान के इतिहास को पढ़ाया गया है। हिंदी के इतिहास को वैसे ही पढ़ाया जाए जैसे कि 15 अगस्त आज़ादी के इतिहास को पढ़ाया गया। जिस तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे हिंदी का भी अमृत महोत्सव है। जैसे संविधान का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे हिंदी का भी अमृत महोत्सव है। और बिना हिंदी के कोई अमृत महोत्सव नहीं हो सकता। फिर बिना हिंदी के हम कोई बिना हिंदी के हम कोई अमृत महोत्सव कैसे मना सकते हैं? जब राष्ट्र हमारा गूंगा है तो महोत्सव कैसे हो सकता है? ये सवाल। तो ये सब चीजें करेगा कौन आपके हिसाब से? ये काम सब सरकारों के हैं। जब आप 75 साल किस बात के मना रहे हैं, आप बताइए। 75 साल मनाने के लिए आप आगे आ रहे हैं और ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये काम कौन करेगा? अरे जो 75 साल मना रहे हैं वही करेंगे, और कौन करेगा? मोदी जी बैठे हैं ना, ये तो मोदी जी बैठे, तो मोदी जी क्यों? हमें व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष से मतलब, पार्टी से नहीं, मतलब सरकार। 75 साल तक जितनी भी सरकारें रही हैं सबके लिए सवाल है कि जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है, तो उस बात को क्यों नहीं पूरा किया? आज तक गूंगा क्यों है देश? अच्छा मुझे बताया, हमारे अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देती है और सारे कामकाज हिंदी में अगर होने लगे, तो बाहर देशों से जो हमारे कोऑर्डिनेशन है, जो डेलीगेट्स आते हैं और हमारा जो बिजनेस चलता है, तो वो कैसे उसको मैनेज करेंगे? और देशों में जो राष्ट्रीय भाषा है वो कैसे मैनेज करते हैं? अब जैसे मान लीजिए चाइना से जो बिजनेस होता है इंग्लिश में होता है, चाइना लैंग्वेज में तो होता नहीं है। सब देशों की राष्ट्रीय भाषाएं हैं ना, और सब देशों के काम होते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे उनके काम होते हैं ऐसे हमारे होंगे। लेकिन आज मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यदि किसी को चलना है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से उस चीज को डील करेगा ना। और आज मैं आपसे दुर्भाग्य से ये इंटरव्यू आप ले रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। सोचिए कि आज करीबन 2.5 साल से आज ये जो महाविनाश का ये जो दौर चल रहा है और हवा के अंदर जो कीटाणु पैदा हुए हैं, उस कीटाणु को जड़ से मिटाने के लिए मैंने भारत सरकार के पास इसका राइटिंग में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऊर्जा मंत्री सबको दिया। क्या दिया था उन्होंने? ये हिंदी के लेटर। किस चीज को? लेटर ये दिया कि सर ये जिस कारण से ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, कौन सी प्रॉब्लम? ये जो विनाश हो रहा है। कौन सा विनाश हो रहा है? आज विनाश क्या? विनाश तो ये हो रहा है सर कि रोज आदमी बीमारियों से मर रहे हैं। तो यहाँ पे ये था राष्ट्रीय हिंदी दिवस विकास आंदोलन विरोध प्रदर्शन, जो उन्होंने बताया कि 18 तारीख को जो है 18 अप्रैल को ऐतिहासिक दिवस क्यों मनाया। इन्होंने पूरा इतिहास निकाल के रख दिया। साथ ही में जो 14 सितंबर और इन्होंने 10 जनवरी को भी जो नागपुर में जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे भी उसको हिंदी दिवस के रूप में बना दिया गया था। आज जो है हिंदुओं की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं। वो अगर चाहे तो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या कारण है, क्योंकि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि वो जो है विपक्ष को तोड़ने में लगे हुए, विधायकों को खरीदने में लगे हुए, इसीलिए उनके पास समय नहीं है। तो
हिंदी को, क्योंकि आज 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस, तो देश भर के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे और भी बैठे हुए जो साथ में बैठे, हमारे पीछे भी प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदी दिवस को लेकर चल रहा प्रोटेस्ट। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए। और जो हिंदी का जो इतिहास बाबा जी ने निकाल के दिया। आपका नाम क्या था? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, मथुरा से। और ये डॉक्टर सुरेश चंद्र मथुरा से आए थे और काफ़ी इन्होंने हिंदी से संबंधित काफ़ी जानकारी हमारे चैनल को दी है। और इस जानकारी को आप सहेजें और अपना कमेंट जरूर बताएं कि ये जो इतिहास इन्होंने बताया कि 18 अप्रैल ज़रूरी है या 14 सितंबर ज़रूरी है, जो 10 जनवरी जो पीछे से चलता आ रहा है वो ज़रूरी है, कौन सा इसमें से होना चाहिए हिंदी दिवस के तौर पर। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को दबके सब्सक्राइब कीजिए।